बिस्मिल्लाह। सर जी, मैंने ना आपको 4 बातें चैप्टर 18 में मेजर थी वो बतानी थी, और उसके बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाने हैं बेसिकली। आज 4 बातें जिनका ताल्लुक न्यूमेरिकल से था वो मैंने आपको कल ही कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात थी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। हाँ भाई, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये क्या होते हैं, कब इशू होते हैं, और इसका सेल्स टैक्स से क्या लेना देना है, इसको देखते हैं। सर जी, जब आपने सेल की तो एंट्री की डेबिट, डेटर, क्रेडिट, सेल्स, और जब सेल्स रिटर्न हो गई तो क्या एंट्री की? डेबिट, सेल रिटर्न, क्रेडिट, डेटर। आपने आपने डेटर को क्रेडिट किया और क्रेडिट नोट इशू किया। जो डेटर को क्रेडिट करता है वो क्रेडिट नोट इशू करता है। ये बात तो आप समझ गए। आपने हाँ, ये जो डेटर को क्रेडिट करता है वो क्रेडिट नोट इशू करता है। ये बेसिकली क्रेडिट नोट वाली बात है। डेबिट नोट की बात सुन लो। डेबिट परचेजेस, क्रेडिट क्रेडिट। जब परचेज रिटर्न की तो क्या किया? डेबिट, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज रिटर्न। आपने क्रेडिटर को क्या कर दिया है? आपने क्रेडिटर को क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। तो क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट इशू। बस, परचेजेस की बात हो रही है और डेबिट नोट का मतलब है परचेज रिटर्न, यानी परचेजेस को कम करना है। और सेल्स की बात आ रही है तो क्रेडिट नोट का इशू है सेल रिटर्न, यानी सेल को कम करना है। जब सेल को कम करेंगे, वैल्यू सप्लाई कम होगी तो सेल्स टैक्स कम, आउटपुट टैक्स कम होगा। जब परचेजेस पे डेबिट नोट की बात आ रही है तो परचेजेस को कम करेंगे तो उससे इनपुट टैक्स कम होगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बच्चों को अक्सर इसमें दिक्कत आती है, तो मैंने सोचा था मैं रिविजन क्लास में बड़ी डिटेल से बता दूं, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। बात यहाँ पर इसलिए ख़त्म नहीं होती कि बाज़ औक़ात आप अपने डेटर को सेल करते हैं और उससे कहते हैं कि अगर कीमत बढ़ गई तो मैं तुम्हें भी कीमत बढ़ा दूंगा। कीमत बाद में बढ़ गई तो आप जब अपने डेटर को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या इशू करते हैं? डेबिट नोट इंक्रीज करते हैं डेटर को। जब आप अपने डेटर को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट नोट इशू करते हैं। जब आप अपने डेटर को जब आप अपने क्रेडिटर को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट नोट इशू करते हैं क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये स्टोरी है। आप डेटर को डेबिट करते हैं, यानी डेटर को कम करना है तो क्रेडिट नोट, डेटर को बढ़ाना है तो डेबिट नोट। क्रेडिटर को कम करना है तो डेबिट नोट, क्रेडिटर को बढ़ाना है तो क्रेडिट नोट। ये सारा कुछ इसमें मैंने आपको बता दिया। एक काम की बात यह कि ये नोट ओरिजिनल इनवॉइस के
जो ओरिजिनल इनवॉइस की डेट होती है ना, इसके 180 डेज के अंदर अंदर इशू होना चाहिए। डेबिट या क्रेडिट नोट 180 डेज के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए, वरना इसको नहीं माना जाता, वरना इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जिस तरह पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, इस तरह डेबिट या क्रेडिट नोट भी 180 दिन के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए। ये थी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिस्कशन, आपके साथ कर ली। आगे चलते हैं और अगली डिस्कशन करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, अगर गुड्स को डिस्ट्रॉय करना है, खुद डिस्ट्रॉय करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफपीआर के बंदे के सामने उस गुड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो कम से कम क्या होना चाहिए? रैंक क्या होना चाहिए? असिस्टेंट कलेक्टर। देखें सर जी, असिस्टेंट कलेक्टर, देखें सर जी, यही लिखा हुआ है, असिस्टेंट कलेक्टर होना चाहिए। इसके सामने आप चीजों को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब इसके सामने करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? आउटपुट चार्ज नहीं होगा, लेकिन उससे उन आइटम से रिलेटेड इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकेंगे। और अगर आपने असिस्टेंट कलेक्टर की मौजूदगी से फायदा ना उठाया तो क्या होगा? आउटपुट चार्ज होगा और इनपुट भी क्लेम होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स की बात। डेबिट नोट क्रेडिट नोट डिस्कस हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स की बात आ गई। सर आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, कब? जब सप्लाई हो गई है, सप्लाई हो गई है और दूसरा सबूत मौजूद है। सबूत क्या हो सकता है? इनवॉइस जो आपके नाम पर हो, जिस पर आपका नाम और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो। दूसरा बिल, भैया बिजली और गैस का बिल है ना, उस पर भी आपका नाम और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। तीसरा इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, गुड्स डिक्लेरेशन, जिस पर आपका नाम और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। चौथा इनवॉइस, बिल, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, और चौथा क्या है? चौथा क्या है सर जी? ऑक्शन, तो ट्रेजरी चालान। और पांचवी क्या चीज है भाईजान? आप इनपुट टैक्स सिर्फ तब क्लेम करेंगे, सिर्फ तब क्लेम कर सकते हैं जब सेलर ने आउटपुट टैक्स डिक्लेयर कर दिए और जमा करवा दिया अपनी रिटर्न में।
इनपुट टैक्स कब क्लेम करना है, ये बात आपको बताइए। जब सप्लाई हो गई और सबूत मौजूद है, इनवॉइस है तो उसका, बिल है तो उसका, इंपोर्ट है तो उसका, सिर्फ तब क्लेम कर सकते हैं जब, सिर्फ तब क्लेम कर सकते हैं जब सेलर ने ये किया। ये सारी बातें सर मैं आपको चैप्टर 18 से बता रहा हूं। बस आज दिमाग में आया कि यार मैं आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट बता दूं, उधर लाइनें पढ़ाने से बेहतर है कि कॉन्सेप्ट बता दूं, जो कि पेपर में लाइनें नहीं आनी, पेपर में कॉन्सेप्ट आना। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स की बात थी, ये भी ऐसी। फिर इनपुट टैक्स कब, आखिरी बात जो आपको मैंने पढ़ानी है, जिसके बाद मैं न्यूमेरिकल की तरफ आ जाऊंगा, वो आखिरी बात आपको कराने लगा। आखिरी बात क्या है पता है? आखिरी बात, ये स्लाइड नहीं खोली हुई थी भाई, चले रहने दीजिए, आ गई। आखिरी बात है किन किन चीजों पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, और उसी के अंदर ये पोर्शनमेंट वाली बात भी है। किन किन चीजों पर इनपुट टैक्स क्लेम सर जी बड़ी ध्यान से, जिस तरह इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं और वो आपको पता है लाजमी तौर पे न्यूमेरिकल में आने होते हैं, इसी तरह इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल है, ये भी लाजमी तौर पर न्यूमेरिकल का हिस्सा होता है। सर जी वो गुड्स जिन पर आपने इनपुट टैक्स पे किया और वो टैक्सेबल गुड्स को बनाने में इस्तेमाल ही नहीं हुई, तो उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। दूसरा, गुड्स जिन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। तीसरा, गुड्स जिनके बारे में बोर्ड कह दे कि इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना, उस पर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। चौथा, गुड्स जिनके हवाले से सेल्स टैक्स नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं होता। पांचवा, फेक इनवॉइसेस। छठा, purchases made by the registered person in case he fails to provide information relating to his import, purchase and sales। purchases जो कि रजिस्टर्ड पर्सन को की जाती है, in case he fails to provide information relating to import, purchase and sale। परचेजेस जो कि रजिस्टर्ड पर्सन करता है, अगर वो फेल हो जाए प्रोवाइड करने में इंपोर्ट और परचेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्रस्ट, परचेजेस जिसके वाले से क्रस्ट ने डिस्क्रिपेंसी शो कर दी। परचेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्रस्ट, सर क्रस्ट ने दिखा दिया इनपुट हो रहा है और आउटपुट हो रहा है, तो फिर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर इनवॉइस फेक है, इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर वो सेल्स टैक्स जिससे आपने चीजें खरीदी उसने एफबीआर को नहीं दिया, इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर बोर्ड कहते हैं इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। वो आइटम जिस पे एक्स्ट्रा टैक्स होता है, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। और वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन जिनको इस्तेमाल नहीं किया जाता टैक्सेबल गुड्स बनाने में, उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। और अगली बात, वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनका ताल्लुक टैक्सेबल सप्लाई से नहीं होता, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। सर गुड्स एंड सर्विस एक्वायर्ड फॉर पर्सनल, आपने जाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ ली है, तो फिर तो आप एंड कंज्यूमर हो गए ना, फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। एक पास पेपर में सवाल है, वो कहते हैं आपने रॉ मटेरियल खरीदा है
और रॉ मटेरियल जो है वो किसने मांग लिया, आपके पास एक एम्प्लॉय ने मांग लिया, आपने रॉ मटेरियल उसको दे दिया, तो आपने नॉन बिजनेस यूज कर लिए, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आपने रॉ मटेरियल खुद जाती तौर पे इस्तेमाल कर लिया, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आपने सिर्फ बिजनेस में इस्तेमाल किया है और बिजनेस में भी सिर्फ टैक्सेबल गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो उसका इनपुट टैक्स क्लेम करें। समझ गए जी? अगली बात सुनो, वो आइटम्स जो बिल्डिंग का हिस्सा है, सर जरा सोचना शुरू करते हैं। ईंटें, बजरी, सीमेंट, रेत, सरिया, ये तो आ गया ग्रे स्ट्रक्चर। ग्रे स्ट्रक्चर आ गया, पेंट करवा दें, अब इसको पेंट करवा दिया। लकड़ी का काम करवा दें, लकड़ी का काम करवा दिया। टाइलें लगवा दें, फर्श बनवा दें, वॉशरूम बनवा दें, सैनिटरी का सामान लग गया। सर ये सारी आइटम जो के बिल्डिंग के साथ जुड़ जाती हैं, उन पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। वो सारी आइटम जो बिल्डिंग के साथ जुड़ जाती हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। सर अब आगे चलो, इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी फिटिंग। सर ये पाइप आ रहे हैं, पानी का, गैस का, वायर्स आ रही हैं, तारें आ रही हैं, केबल्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ों पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता, सिवाय उस बंदे के जो कि तैयार छतें बेच रहा है। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, एक बंदा तैयार छतें बनाकर बेचता है, तो वो तैयार छतें बनाने के लिए सरिया सीमेंट वगैरह इस्तेमाल करता है, फिर उसको बेच देता है, वो तो इनपुट टैक्स क्लेम करेगा, लेकिन बाकी नहीं करेंगे। एक बंदे का काम ही सीमेंट का है, वो सीमेंट खरीदता है और सीमेंट बेच देता है, उसके वजह से भी क्या है, वो इनपुट टैक्स क्लेम करेगा, वो इनपुट टैक्स क्लेम करेगा। वैसे आपको बताता चलूं, सीमेंट जो है ये खुद एक थर्ड स्केजुअल आइटम है। गाड़ियां, एसी, कुर्सियां, मेज, गीजर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है, इस पर इनपुट टैक्स क्लेम होता है। सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज बार्ड। सर्विसेज जिसके हवाले से इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट क्या कर दी गई है, रोक दी गई है, तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। वो एग्रीकल्चर मशीनरी या इक्विपमेंट जिसके हवाले से 7% सेल्स टैक्स लगा है, वो इंपोर्ट या परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट सब्जेक्ट टू 7% सेल्स टैक्स। Goods and services which at the time of filing of return by the buyer have not been declared by the supplier in his return, or he has not paid amount of tax due as indicated in the return. So goods or services जिस पर at the time of filing of return by the buyer has not been declared by the supplier in his return, or he has not paid amount of tax due as indicated in the return. Goods and services जो at the time of filing of return by the buyer has not been declared by the supplier. सर जी आपने जिससे चीज़ें खरीदी और आपने उसका इनपुट क्लेम किया, तो जिससे आपने खरीदी थी उसने आउटपुट जमा ही नहीं कराया हुआ था। सर जिससे आपने चीज़ें खरीदी हैं उसको चाहिए कि वो अपनी रिटर्न के अंदर ये सेल शो भी करे और वो वाला आउटपुट जमा भी कराए, फिर उसके बाद जब आप इनपुट क्लेम करेंगे तो आपको इनपुट एडजस्टमेंट मिलेगी। लेकिन अगर जिस बंदे से आपने खरीदा उसने ही आउटपुट जमा नहीं कराया या उसने ही अपनी रिटर्न में आज सेल ही शो नहीं की, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के स्क्रैप की इंपोर्ट पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल, सर जी अब अगली बात,
वो कहता है जितने परसेंट सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। जितने परसेंट सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन करेंगे उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। और अगली बात ये कि अगर एक बंदा टैक्सेबल गुड्स भी बेचता है, एग्जेम्प्ट गुड्स भी बेचता है और जीरो रेटेड गुड्स भी बेचता है और वो जो परचेजेस करता है वो मुश्तरका करता है, तो फिर अपोर्शनमेंट होगी, फिर अपोर्शनमेंट होगी। तो जितने परसेंट परचेजेस, जितने परसेंट सेल टैक्सेबल गुड्स की होगी उतने परसेंट इनपुट क्लेम करेंगे, जितने परसेंट परचेज एग्जाम्प्ट की होगी उतने परसेंट उसको इग्नोर करेंगे, और जितने परसेंट परचेज, जितने परसेंट सेल जीरो रेटेड की होगी उतने परसेंट रिफंड मिलेगा। सर जी बस ये ही इसकी डिस्कशन थी। मैं चाहता हूं आपको एक सवाल करवा दूं अपोर्शनमेंट की डिस्कशन कराते हुए। अगर मैं आपको ये वाली बात करा दूं, जी आ जाए भाई। सर जी अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट क्या होता है? सर जी फॉर एग्जांपल आपने परचेजेस की हैं 1,00,000 रुपए की, आपने परचेज की हैं 1,00,000 रुपए की, उस पर इनपुट टैक्स पे किया है 18,000। परचेज किया है 1,00,000 रुपए की, उस पर इनपुट टैक्स कितना पे किया है? 18,000। परचेजेस 1,00,000 रुपए की, उस पर इनपुट टैक्स 18,000 रुपए की। और ये परचेज क्या किया था आपने? ये परचेज किया था आपने केमिकल आम को पकाने के लिए, आम को पकाने के लिए केमिकल आपने खरीदा था 1,00,000 रुपए का, और 18,000 रुपए का क्या किया है? उस पर टैक्स पे किया। अच्छा ये जो आम थे ये आपने 3 जगह पे इस्तेमाल किए। एक ये आम इस्तेमाल किए मैंगो बेचने में, यानी राइप करके मैंगो बेचने में, लोकल सेल। अब आपको पता है जो लोकल मैंगो बेचते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। और दूसरा आपने क्या किया था? मैंगो जूस बनाया था। आपको पता है जो मैंगो जूस बनता है वो क्या होता है? वो टैक्स। और तीसरा आपने क्या किया था? मैंगो एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट क्या होता है? अब आपने जो मैंगो को पकाने के लिए केमिकल खरीदा है और उस पर सेल्स टैक्स दिया है। मुझे ये पता है कि ये सेल्स टैक्स जो है 18,000 रुपए का, इसका इनपुट क्लेम होगा, इसका रिफंड निकलेगा या ये एग्जेम्प्ट होगा? तो भाई बात यह है कि चूंकि ये मुश्तरका खरीदा था तो ये फिर तीनों पे तकसीम होगा, यानी जितने परसेंट सप्लाईज एग्जेम्प्ट किया है, जितने परसेंट सेल एग्जेम्प्ट की है उतने परसेंट इग्नोर करेंगे, जितने परसेंट टैक्सेबल है उतने परसेंट इनपुट क्लेम करेंगे, जितने परसेंट एग्जेम्प्ट है उतने परसेंट जितने परसेंट जीरो रेटेड है उतने परसेंट रिफंड मिलेगा। तो भाई इसको इग्नोर करना था।
इसको क्लेम करना था और इसको रिफंड। समझ गए? अच्छा जी, 1 2 3 ये तीनों बातें मैंने कर ली। एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से 8 लाख की सेल थी। सेल्स कितनी थी? 8 लाख की सेल थी एग्जेम्प्ट की, 4 लाख की सेल थी मैंगो जूस की, और 6 लाख की सेल थी एक्सपोर्ट। अब आप ये बताइए कि इस 18,000 का क्या होगा। वो कहता है भैया 8 लाख यानी एग्जाम सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज। टोटल कितना बन गया? 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 18,000 जी, कितना बन गया? 8 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 18,000 जी। 8,000 का जो इनपुट टैक्स है इसको तो हम इग्नोर कर देंगे। इसी तरह ही 4 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 18,000 जी। 4,000 इसको हम क्या करेंगे? इनपुट क्लेम करेंगे। और 6 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 18,000, ये कितना बन गया? इसका क्या हो जाएगा? वो मेरा पॉइंट समझ आया है? बात यहां पे खत्म नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे अहम पॉइंट और सबसे बारीक पॉइंट पूरे सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में ये अपोर्शनमेंट। सबसे ज्यादा बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। अच्छा, अब जरा अगली बात सुनो। अगर वो कह देता कि जो आम पकाए हैं ना वो सिर्फ टैक्सेबल और जीरो रेटेड पकाए हैं, यानी एग्जाम्प्ट लोकल सेल करने के लिए आम को पकाने की जरूरत पड़ी ही नहीं है, तो फिर क्या करते? तो फिर ये जो 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स होता वो इन दोनों पे तकसीम होता। कैसे करते? हम इन दोनों को टोटल करते, ये बनता 10 लाख, और फिर 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 18। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? इस तरह से इनपुट टैक्स क्लेम करते। और अगर वो कह देता कि ये सारे के सारे सिर्फ लोकल के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर बहस ही खत्म हो जाती। फिर ये कॉमन में शामिल ही ना होता, बल्कि ये सारे का सारा इग्नोर ही हो जाता। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अपोर्शनमेंट की वर्किंग थोड़ी ध्यान से करनी होती है बेटे। अपोर्शनमेंट की वर्किंग थोड़ी ध्यान से करनी होती है। बस ठीक है, बैठे। सर क्या मैं आपको अपोर्शनमेंट समझा पाया? यस और नो? लो सर। अच्छा जी, अब आगे चलता हूं। सर मैं आपके साथ सेल्स टैक्स का फॉर्मेट डिस्कस करना और उसके बाद लेटेस्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल कराना। सबसे पहले सेल्स टैक्स के फॉर्मेट में क्या होता है? फिर उसके बाद इनपुट टैक्स, और उसमें लिखेंगे लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द पीरियड। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? 90% ऑफ
आउटपुट के साथ। इन दोनों में से कौन सा ले लेंगे? जो लोअर होगा वो ले लेंगे। ठीक हो गया? आउटपुट में से ये लेस कर दिया। फिर क्या आ गया? इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ये लेस किया। जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो आपने यहां पर रुक के देखने आंसर माइनस है या प्लस है। अगर आंसर आया प्लस में तो यहां पर ऐड कर देंगे, फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। और अगर आंसर आया माइनस में तो यहां पर माइनस की फिगर लिख देंगे, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, और फिर ये वाला फर्दर टैक्स इधर आ जाएगा। ठीक हो गया? नीचे दो चीजें आनी है, कौन सा? इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड, और दूसरा इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड, तो दूसरा एक्सपोर्ट रिफंड। वर्किंग की बात करूं तो सबसे पहले आती है वर्किंग नंबर 1। वर्किंग की बात करूं तो सबसे पहले आती है वर्किंग नंबर 1। रजिस्टर्ड बंदे को जितना बेचा, अनरजिस्टर्ड को जितना बेचा, प्लस माइनस एडजस्टमेंट किया, ये फाइनल आ गया। उस पे क्या कर देंगे? टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। वर्किंग नंबर 2 क्या है? इनपुट टैक्स। जी, इसमें तो सिर्फ रजिस्टर्ड ही आना है, अनरजिस्टर्ड तो आना ही नहीं। फिर एडजस्टमेंट्स की, ये फाइनल आ गया, टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। 1 और 2। फिर उसके बाद आ गया वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 3 थी इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। जब ये तीनों हो गए तो वर्किंग नंबर 4। वर्किंग नंबर 4 काफी सीरियस वर्किंग होती है। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन सी? एडजस्टेड। यहां पर लिखेंगे टैक्सेबल, यहां पर लिखेंगे एग्जेम्प्ट, यहां पर लिखेंगे जीरो रेटेड। दूसरे नंबर पे क्या करना था? कॉमन इनपुट टैक्स। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे भाई पूरा फॉर्मेट मैंने आपके सामने बिछा दी है। काम की बात सुनो,
सवाल को हल कैसे करना है, अब मैं उस तरफ आ रहा हूं। मैक्सिमम चीजें ये है मैंने आपके सामने लिख दी हैं। सवाल को हल कैसे करना है, एक बार सवाल को इनिशियली पूरा रीड करना है और उसके बाद आपने वर्किंग यहां से शुरू करनी है। सबसे पहले आउटपुट टैक्स फाइनल करना है, फिर उसके बाद इनपुट टैक्स फाइनल करना है, फिर उसके बाद प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पे टैक्स फाइनल करना है, और फिर यहां पर जब ये सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी, ये 3 स्टेप पर सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी, तो आपकी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो चुकी होंगी। आपने इनिशियल रीड करते हुए इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, ओपनिंग बैलेंस, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के बारे में एडजस्टमेंट है, सबको हाईलाइट कर लेना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो सब करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये पहला स्टेप है, उसको हाईलाइट किया। पहला स्टेप है, सिर्फ रीड किया और उसको हाईलाइट कर लिया कि आपको पहली बार पढ़ के भी कुछ पेपर पे हल कुछ नहीं किया, सिर्फ सवाल ध्यान से पढ़ा तो पता चल गया इनपुट की कौन सी एडजस्टमेंट, आउटपुट की कौन सी एडजस्टमेंट है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की कौन सी एडजस्टमेंट है, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना। ये सारी चीजें आपको इनिशियल रीडिंग के बाद अगर पता चल गई तो शाबाश। उसके बाद आपको एक खाका बन गया कि यार इसमें सवाल में है क्या क्या। अगर आप बिल्कुल क्लियर है कि इस सवाल में क्या क्या है तो फॉर्मेट बनाए, वरना फॉर्मेट ही ना बनाए। पहला सफा लिखे, आउटपुट टैक्स लिखे और अगले सफे पर आ जाए और आउटपुट टैक्स की वर्किंग शुरू कर दें, इनपुट टैक्स की वर्किंग करें। जब आप प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की वर्किंग खत्म करेंगे तो आपकी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी होंगी, और सारी एडजस्टमेंट हो चुकी और आपने ये तीनों कर ली। उसके बाद अपोर्शनमेंट करें। जब अपोर्शनमेंट, ये देखिए अपोर्शनमेंट करेंगे तो ये वाली इनपुट टैक्स की फिगर इधर आ जाएगी, ये वाली इनपुट टैक्स की फिगर इधर आ जाएगी, और सिंपल अपोर्शनमेंट के प्रोसेस से आप ये निकाल लेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर आप फाइनली क्या करेंगे, फाइनल फॉर्मेट पे आ जाएंगे, आउटपुट टैक्स को ले जाएंगे, ये ब्रॉड फॉरवर्ड गिवन होगा, ये फॉर द पीरियड कहां से आ जाएगा, यहां से फॉर द पीरियड आ जाएगा। इन दोनों को देखेंगे 90% लेकर, अगर ये लोअर, अगर ये 90% वाला है तो फौरन क्या हो जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड आ जाएगा। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट यहां पर आ जाएगा। फर्दर टैक्स कैलकुलेट कर लें, अगर आंसर प्लस आ गया तो फर्दर टैक्स ऊपर लिख के पेबल निकाल लें, यहां पे लिख दूं सेल्स टैक्स पेबल भी। अच्छा जी, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, अगर रिफंडेबल है तो वो लिखा फर्दर टैक्स 4% ले लिया, और ये जो दोनों हैं जीरो रेटेड, सर ये है ना जीरो रेटेड, इन दोनों को जमा करें और इसको कहां पर प्लेस कर दें, आपका न्यूमेरिकल हल हो जाएगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। पिछली बार का न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल था। करते हैं सर। लेटेस्ट टर्म का न्यूमेरिकल है। मेरी आदत है कि मैं जब रिवीजन क्लास करा रहा होता हूं तो मैं सारे न्यूमेरिकल जो लेटेस्ट टर्म में आए हैं वो तब कराता हूं, ताकि एक बार ये चेक हो जाए कि भाई कहां तक पहुंचे हो, अपने आप को असेस करो। हाथ ठीक हुआ नहीं है सही तरह, पट्टी है ना सर में वो स्टिफ है अभी भी। सर जी आपको न्यूमेरिकल निकालना चाहिए, बस मैं कर लेता हूँ। बस ठीक है सर जी,
इधर आ जाएं, आपके साथ मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा और आप समझे कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर, मेरे पास स्क्रीन है, आंसर शीट मेरे पास वो बोर्ड है। कैसे करना है देखते हैं। Bilal and Son is registered under the Sales Tax Act 1990 as a manufacturer and exporter. The accountant of BS has prepared the following computation of sales tax liability for the month of फरवरी 2025। इनपुट टैक्स की बात कर रहे हैं। इनपुट टैक्स में वो 2900 18%। फिर क्रस्ट ने डिस्क्रिपेंसी शो कर दी है, इसका तो इनपुट टैक्स क्लेम। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम सलमान अहमद, नोट नंबर 1। कब परचेज किया? 5 फरवरी को। 10 फरवरी को पता चला कि सलमान अहमद तो क्या हो गया है, सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंडेड पर्सन से अगर आपने कुछ खरीदा हो तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं सर। हालांकि 5 फरवरी को चीजें खरीदी और 10 को वो सस्पेंड हुआ है। सर जी चाहे सस्पेंड पहले हुआ या बाद में हुआ, सस्पेंडेड पर्सन की इनवॉइस पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। बिल्डिंग मटेरियल परचेज किया हेड ऑफिस के लिए, पता होना चाहिए बिल्डिंग मटेरियल पे इनपुट, अभी पढ़ाया है, इनपुट टैक्स क्लेम। अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस किए हैं, नहीं होना। मशीन परचेज की है, ये क्या है? ये तो पीपीई पर ले जाइए। आउटपुट टैक्स की बात करने लगा हूं। टैक्सेबल सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ओके। टैक्सेबल सप्लायर्स टू एसोसिएट, 30% डिस्काउंट दिया हुआ है, हमने इसको पूरी वैल्यू पर लेके आना है। इंश्योरेंस क्लेम फॉर रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, अच्छा ठीक है, सप्लाई है। एडवांस रिसीव फ्रॉम गुड्स डिलीवर्ड टू बी डिलीवर्ड टू हमीद, एडवांस वसूल कर लिया है, पैसे आ गए हैं, गुड्स डिलीवर कर दें, अवेलेबल हो जाए, पैसे आ जाए, सप्लाई हो गई है। अच्छा इसने 18% कहीं लिखा, कहीं 22 लिखा, हम सिर्फ फिगर्स को देख रहे हैं क्योंकि हमने अपना प्रोग्राम करना है। सर समझ आया, हमने अपने तरीके से चलना है। सप्लाईज टू एन अनरजिस्टर्ड कॉटेज इंडस्ट्री, सर न इस सप्लाई है, अच्छा जी ये जो भी कह ले, हमने 18% ही चार्ज करना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये 0 रेटेड है भाई। जैसे ही मैंने ये देखा दिमाग में ये आया कि यहाँ पर अपोर्शनमेंट भी होगी, ठीक हो गया। सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड रिटेलर ऑपरेटिंग इन, लो जी अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई की है, फर्दर टैक्स लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा। अच्छा जी एडिशनल इंफॉर्मेशन इन, ये कहता है इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो गया था जब डिस्पोजल ऑफ राइट ऑफ द कंसाइनमेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी। आपने वो जो आइटम जो खराब हुई है, जो चीज रॉ मटेरियल जो डिस्ट्रॉय हुआ है, वो आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया और आपने उससे कितने पैसे ले लिए? 1068 ले लिया। तो सर ये सप्लाई है, सप्लाई होगी तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। उसके बाद है एडिशनल इंफॉर्मेशन, टैक्सेबल सप्लाईज प्लेज्ड विद द बैंक, taxable supplies pledged with the bank were sold in an auction for rupees 535 to settle a debt of 550 owned by, सर जी 5,35,000 रुपए की ऑक्शन में बेची, 5.5 लाख के डेट को खत्म करने के लिए सेलिंग प्राइस 575 थी। आपने हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू 575। इसका ताल्लुक आउटपुट से है। 13 फरवरी को बी एस एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रोशन टू परचेज गुड्स। इसने चीजें खरीदनी थी 6,35,000 रुपए की, गुड्स अवेलेबल हो गई थी 18 फरवरी को, लेकिन इसने 2 फरवरी को वसूल की। सर इनपुट क्लेम करेगा कि नहीं करेगा? सर जब चीजें अवेलेबल हो गई थी तो सप्लाई हो गई थी, सप्लाई हो गई थी सर, तो भाई सप्लाई हो गई थी तो उसने आउटपुट चार्ज कर दिया है, आप इनपुट क्लेम कर लो। यार जिसने बेचा अगर वो आउटपुट चार्ज कर ले तो आप उसका उसके अगेंस्ट इनपुट क्लेम करेंगे सर। गुड 4,25,000 सीईओ ने यूज कर लिया अपनी राय से, पुट टू प्राइवेट यूज, सप्लाई है, मुक गया सवाल।
बहुत पुराना सवाल तो नहीं है सर, ये पिछली अटेम्प्ट का सवाल है, 15 मार्क्स का सवाल है सर। अब अगर आप इस तरह के हलवे जो हैं वो भी हल ना करें तो फिर आपकी ज्यादती है। बिल्कुल सिंपल सवाल, आ जाएं इसी फॉर्मेट पर जो मैंने आपको सिखाया है, करते हैं सर। सर जी नाम क्या है? बिलाल एंड सन्स। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। टैक्स पीरियड कौन सा है? फरवरी 2025। यहां पर लिखा आउटपुट टैक्स, लो भैया वर्किंग नंबर 1, आउटपुट टैक्स। वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स है सर जी, एडजस्टमेंट देखना शुरू करें। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, जी सर कितना है? 1185। फिर उसके बाद टैक्सेबल सप्लाईज टू एसोसिएट, सर जी ये 7 लाख है लेकिन 30% डिस्काउंट है, यानी असल में 70% है। और पॉइंट समझ आ रहा है? ये कितना हो गया? इंश्योरेंस क्लेम फॉर अ रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, जी इंश्योरेंस क्लेम फॉर अ रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड। सर जी नोट 2 ये कह रहा है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट भी दे दिया था कि वो डिस्पोज कर दे। बेसिकली ये सप्लाई हो गई है 1068,000। उसके बाद है एडवांस रिसीव फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू हमीद। सर जी आपने एडवांस वसूल कर लिया हमीद एंड सन्स। कितना है? 645,000। सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज, 980,000। उसके बाद आ गया एक्सपोर्ट, ये यहां पर नहीं आना। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड रिटेलर। सर जी सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड रिटेलर कितना? 395,000। समझ गए? पूरा मैंने सवाल प्लेस कर दिया। अब नीचे एडजस्टमेंट में देखता हूं कोई आउटपुट से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो नहीं है। सर जी टैक्सेबल सप्लाईज प्लेज्ड विद द बैंक वाज सोल्ड 535 की, डेट सेटल करना था 550 का। सेलिंग प्राइस कितनी थी? ऑक्शन 575। और लास्ट में गुड्स वैल्यूड एट 425 वर यूज्ड बाय द सीईओ एट हिज सप्लायर। ये भी पुट टू कितना है सर? 425। हाँ भाई हो गया, टोटल करें।
अजायरन 6273। अच्छा, अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो या आप थोड़े ये सोच रहे हो कि गलती ना हो जाए मैं टोटल करूं, तो यहाँ पर टोटल रोक के आप इनपुट करें और फिर उसके बाद प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट करके अपोर्शनमेंट से पहले भी टोटल कर सकते हैं, मर्जी है। मुझे लगा कि इसमें कोई और एडजस्टमेंट है ही नहीं, पक्का ही बात है, तो मैंने कहा काम मुकाएं। टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। जी 992929 डन हो गया। अच्छा जी, ये वर्किंग नंबर 1 आ गई। वर्किंग नंबर 2, इनपुट टैक्स। वर्किंग नंबर 2 क्या है? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स की बात अब कर लेते हैं सर। इनपुट टैक्स के लिए हमें पहले, जी सर बताइएगा। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, टू 2900। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, क्रस्ट की डिस्क्रिपेंसी नहीं कंसीडर करेंगे। सलमान एंटर ये सस्पेंड हो गया, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल भी कंसीडर नहीं करेंगे। टैक्स अनरजिस्टर्ड को भी कंसीडर नहीं करेंगे। मशीन को भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो एंड पे रह क्या गया? एक एडजस्टमेंट नीचे भी है सर। कौन सी है सर? रोशन एंटरप्राइज। जी बताइएगा कितना है? 635,000। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? लो सर, इसको टोटल कर दीजिए। 3535, टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। 6363। अच्छा जी, अब तीसरे नंबर पे जरा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को भी निबेड़ लें जरा। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितना था? टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। जी डन हो गया। लो सर, मैं आपके सामने एक ब्रांड न्यू सवाल कर रहा हूं जो पिछले अटेंड में आया है। कोई दिक्कत मुझे इसमें महसूस नहीं हो रही। ये हो गया, ये हो गया, ये वर्किंग 3 हो गई। अब वर्किंग नंबर 4 है। अच्छा, यहां पर लिखूंगा टैक्सेबल और यहां पर लिखूंगा एक्सपोर्ट, चूंकि 2 ही हैं, एग्जाम तो कुछ है नहीं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई जी 6273,000। एक्सपोर्ट की क्या वैल्यू थी? 1 मिलियन। टोटल कितना हो गया? 7273,000। वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद आगे आ गया जी कॉमन इनपुट टैक्स। सर जी, कॉमन इनपुट टैक्स की फिगर यहां से उठाएंगे। 636
300 करें जरा। 6273,000 डिवाइड बाय 7273,000 मल्टीप्लाई बाय 636,300 जी 548812 1 million डिवाइडेड बाय 7273,000 मल्टीप्लाई बाय 636,300 जी 874। अच्छा जी बस जी। जब पहली 3 की उस वक्त गेम सारी एडजस्टमेंट कवर थी, अपोर्शनमेंट की, अब सिर्फ प्लेसमेंट रह गई है। अब सिर्फ प्लेसमेंट रह गई है। प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी है, वो भी टिका देते हैं सर। 360 इधर लिखा, 6273,000 डिवाइड बाय 7273,000 डिवाइड बाय 3,60,000 जी। थ्री पूरा। दूसरा भी कीजिएगा, 1 million डिवाइड बाय 7273,000 पूरा होना चाहिए ना। 49498 कर दूं? लो सर अब पूरा हो रहा है, डन हो गया। आ जाए, आउटपुट टैक्स कितना था? ये वाली फिगर थी सर जी बताइएगा। 1129140। यहां पर लिखूं इनपुट टैक्स क्या होगा? लोअर ऑफ जी। ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है, फॉर द पीरियड लिखो। सर कौन सी फिगर लेंगे? 548812 और कंपेयर किससे करेंगे? 90% ऑफ आउटपुट जी बताइएगा। 1129140 का 90%, 1016226। लोअर कौन सा है? 548812। जैसे ही मैंने ऊपर वाला लो लिखा, दिमाग में क्या आया? कैरिड फॉरवर्ड। तो चलो जी आगे चलते हैं। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितना है? सर ये 310 502 यही फिगर है ना? उठाए सर, 310 502 जी सर। अब जब मैं यहां पर पहुंचा तो मैंने कैलकुलेटर पे हिसाब लगाना है। 1129140 में से 548812 और 310512 मोटा मोटा हिसाब जुबानी भी पता चल रहा है। 11 में से 8 निकालें, आंसर प्लस ही आना है। जब आंसर प्लस में ही आना है तो फिर एक काम करो, फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ कितना, किस अमाउंट पे लेंगे? सर जी ये जो अनरजिस्टर्ड को बेचा है 395,000 का 4%, 15800। लो सर ये आ गया। बस अब यहां पर आ जाएगा सेल्स टैक्स पेबल जी। सेल्स टैक्स पेबल जी बताइएगा। देखिएगा यही है। अच्छा लो सर अब क्या रह गया? सर जी एक्सपोर्ट रिफंडेबल। सर जी ये देखो ये वाली दोनों आइटम्स, एट 7,488 प्लस 4,949,8 जी।
13698। यार 15 नंबर का सवाल और ये सवाल था, कोई एक एडजस्टमेंट भी आपको लगी कि हो ये क्या होगी? इस दफा मुश्किल आएगा तो आप क्या समझ रहे हैं मैं सिर्फ ये सवाल करके आपको भेजने लगा हूं? जो इस बार जिस तरह का सवाल आना है एक वो भी कराना है। इस बार सवाल आना है सरमाया की तरह का, जो सरमाया वाला क्वेश्चन आया इससे पिछली अटेम्प्ट में। ये पिछली अटेम्प्ट का सवाल है, उससे पिछले अटेम्प्ट में सवाल है सरमाया वाला। आपका 5 मिनट है, आप इसको नोट कर लें, इसको समझ लें, फिर वो वाला सवाल कराता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, सरमाया एसोसिएट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग। सर जी बहुत अच्छा सवाल है, और जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल था उससे ज़्यादा बेहतर है ये सवाल। और अगर आप मुझसे पूछें कि आपकी अटेम्प्ट में कौन सा सवाल आने वाला है, तो वो इस टाइप का सवाल आएगा जो आपने देख लिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो उतना आसान नहीं आएगा चूंकि पिछली बार आ चुका है। इस टाइप का सवाल आपके पेपर में आना है जो मैं फोर्सी कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये वाला सवाल करा रहा हूं। जो आसान था वो पिछली बार आ गया, खैर ये भी मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह, देख लीजिएगा। Sir, my associate is engaged in the manufacturing and supply of personal care items. It is registered with the sales tax authorities as a manufacturer, importer, and distributor. The following information has been extracted from SS record for the month of August 2024. Purchases from registered supplier. Purchases में क्या शामिल है? Raw material for manufacturing taxable and exempt supplies of 8700 and 500,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, रॉ मटेरियल खरीदा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज, कितने का? 8.7 मिलियन और 5 लाख। 800 केजी ऑफ डिटर्जेंट भी खरीदा है 8,40,000 रुपये का। रिटेल प्राइस थी 1200 पर केजी। डिटर्जेंट थर्ड कैजुअल आइटम है, 800 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और फिर उतना इनपुट टैक्स आपको पे करना होगा। गुड्स वर्थ ₹3.5 लाख परचेज फ्रॉम खजाना एंटरप्राइज विद पेमेंट मेड इन कैश। कैश में तो पेमेंट नहीं होनी चाहिए थी, ये इसने क्या हरकत कर दी है। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको इग्नोर करें। Import of 2000 bottles of shampoo from France valued at 2 million. The retail price of each bottle is, जी सर, एक तो बात है शैम्पू है, दूसरी बात है इंपोर्ट है। थर्ड कैजुअल आइटम है और इंपोर्टेड आइटम है, तो इस पे टैक्स कितना लगना है? 25% के हिसाब से टैक्स लगना है। अच्छा जी, एक्विजिशन ऑफ अ मशीन वैल्यूड एट ₹2750,000 इंक्लूसिव ऑफ ₹10% मार्कअप, इसके अंदर मार्कअप भी शामिल है। डाउन पेमेंट 5 लाख की है, द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन 24 जी, मार्कअप शामिल नहीं होता। और सर ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट है, ये सारी इनपुट की एडजस्टमेंट्स थी। आगे चलता हूं। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, टॉयलेट सॉप वैल्यूड एट 243 सप्लाइड टू अ फैक्ट्री इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर कंजम्पशन बाय फैक्ट्री स्टाफ। सर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फर्दर सप्लाई नहीं करना है, एक्सपोर्ट नहीं करना, बल्कि उसने वहीं पर इस्तेमाल होना है। तो ये तो सप्लाई, तो ये तो भाई सिंपल टैक्सेबल सप्लाई है। 500 किट ऑफ शेविंग मशीन सप्लाइड फॉर कंजम्पशन ऑन बोर्ड एंड एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग फ्रॉम कराची टू न्यूयॉर्क। जी सर जी, कंजम्पशन ऑन बोर्ड है, एक्सपोर्ट करें किसी ऐसी कन्वेंस में जो प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान है, तो ये क्या है? जीरो रेटेड है सर।
These kits were purchased on credit from a distributor for rupees 4.5 लाख. रिटेल प्राइस कितनी थी? 1200. पेमेंट फॉर दिस किट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. पेमेंट इस किट की क्या है? अभी भी आउटस्टैंडिंग. पेमेंट का मसला ये 1 फरवरी 2024 है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. इसका ताल्लुक बहरहाल आउटपुट से है, लेकिन आपने ये परचेज की थी और रिटेल प्राइस भी दी हुई है. ये थर्ड स्केड्यूल आइटम भी है. और अगली बात ये है कि 1 फरवरी को जो खरीदी थी, फरवरी गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त का महीना ये भी आ गया है. अब आप इनपुट टैक्स क्लेम अभी भी इसका कर सकते हैं. पेमेंट ऑफ दिस गिफ्ट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. पेमेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है. परचेज किया था क्रेडिट पर डिस्ट्रीब्यूटर से 1 फरवरी में. फरवरी का महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. तो ये हमने ये कैलकुलेट करना है कि 180 दिन हो गए या नहीं हो गए, चूंकि पेमेंट कब तक कर देनी चाहिए? विद इन 180 डेज. इसको कैलकुलेट करते हैं सर अभी. उसके बाद आ गया गुड्स वैल्यूड एट 325 सप्लाइड टू अ क्रेडिटर अगेंस्ट द फाइनल सेटलमेंट ऑफ डेट ऑफ 3.5 लाख. भाईजान 3,25,000 की गुड्स जो जिसकी वैल्यू थी वो सप्लाई की गई है. 3.5 लाख का डेट. सर जी अगर हाँ भाई, पहली बात यह है कि आपने डेट को सेटल करने के लिए जो पैसे दिए वो सप्लाई है. पहली बात, डेट को सेटल करने के लिए जो चीज दी है वो सप्लाई है. सप्लाई होगी तो सेल्स टैक्स लगेगा. किस वैल्यू पे? फेयर मार्केट वैल्यू. गुड्स वैल्यूड एट 7931 सोल्ड टू असासा एंड कंपनी आर रजिस्टर्ड रिटेलर ऑन 12 अगस्त 2024. 90% were delivered to AC during the month. Remaining 10% will be delivered in September 2024 due to shortage of space. जगह नहीं थी वेयर हाउस में. As per the agreement, ACs make payment to SA at the time of delivery of goods. सर जी मेड अवेलेबल तो थी ना, आपके पास जगह नहीं थी, अगला बंदा तो दे रहा था ना. जब मेड अवेलेबल हो गया तो सप्लाई हो गई. ठीक हो गया. तो भाई ये इसका ताल्लुक आउटपुट से है, इसका ताल्लुक इनपुट से भी है और जीरो रेटेड से भी है. आगे चलते हैं. सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 500 बोतल ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू. सर जी ये इंपोर्टेड शैम्पू वाली बोतल जो होती है ना, ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है. थर्ड स्केड्यूल आइटम पे फर्दर अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब फर्दर टैक्स ही है ना, इस पे फर्दर टैक्स नहीं लगना. गुड्स वैल्यूड एट 575 सप्लाइड टू एंड कंज्यूमर. जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेची उस पर भी फर्दर टैक्स नहीं लगना. एक्सपोर्ट कंप्राइज्ड कितना? 1500 बोतल ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू. जो कितने का लिया था? 3750 का. बेच दिया है यूएई के स्टोर में. सर ये क्या है? ये एक्सपोर्ट है, ये जीरो रेटेड है. इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना था? 354,000 का. इसमें सेल्स टैक्स कितना था? इनपुट टैक्स है. इन जनवरी 2024 ऐसे परचेज टैक्सेबल गुड्स वर्थ 4,55,000. इनपुट टैक्स कितना है? 81,940 वॉज इन एडवेंट. सर जी जनवरी है, जनवरी के महीने में परचेज की थी 455 की, उस पर इनपुट टैक्स था 81,900 का. ये अनक्लेम्ड रह गया. जनवरी है, छोड़ दें. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक आप एडजस्ट कर सकते थे. अब अगस्त आ गया है, फारिग है, कुछ भी नहीं कर सकते. इसका इसको इग्नोर करना पड़ेगा. लो सर सारी बातें होगी. अब वो सीधी सीधे टेबल जिसमें आधी वर्किंग खुद ही हुई होती है,
कोई चक्कर नहीं है, ये तसल्ली से करने वाला सवाल है सर, समझ गए। और इसमें आप फिगर्स को क्लोज भी नहीं करते क्योंकि आपको पता होता है पता नहीं आगे कोई चीज और ना आ जाए। ले सर, इसको प्लीज मिटा देते हैं। जी सर जी, क्या नाम है? सर माया एसोसिएट्स, सर माया एसोसिएट। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। टैक्स पीरियड क्या है? अगस्त 2000। यहां पर लिख देंगे हम आउटपुट टैक्स। हाँ भाई, आउटपुट टैक्स वर्किंग कर लें यहां पर। आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। जी सर, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन में शामिल है टॉयलेट सोप वैल्यू 243 सप्लाई टू अ फैक्ट्री इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर कंजम्पशन ऑफ फैक्ट्री स्टाफ। कितना है सर? 243,000। ठीक हो गया। 500 किट ऑफ शेविंग क्रीम सप्लाइड फॉर कंजम्पशन ऑन बोर्ड, ये तो ये जीरो रेटेड है। फिर गुड्स वैल्यूड, अच्छा तीसरा गुड्स वैल्यूड 325 सप्लाइड टू क्रेडिटर अगेंस्ट द फाइनल सेटलमेंट ऑफ डेट। जी, फाइनल सेटलमेंट क्या वैल्यू थी? 325,000। जी, उसके बाद आ गया गुड्स वैल्यूड 7931 सोल्ड टू असासा एंड कंपनी ऑन 12 अगस्त 2024। 90% ऑफ द गुड्स वर डिलीवर्ड टू एसी ड्यूरिंग द मंथ, रिमेनिंग 10% तो सितंबर में डिलीवर्ड हुआ है। तो सप्लाई की वैल्यू क्या लेंगे? असासा एंड कंपनी। सर जी ये पूरी वैल्यू लेंगे 7931,000। क्यों सर जी? बाकी 10% अवेलेबल फॉर सेल थी, तो जो अवेलेबल फॉर सेल होती है वो भी सप्लाई होती है। यहां पर लिख दे 10% अवेलेबल फॉर सेल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सप्लाई। हाँ भाई, आगे चलूं? एसी मेक पेमेंट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में शामिल है 500 बोतल्स ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू। इंपोर्टेड शैम्पू कितना है? 500 बोतल लिखा हुआ था सोल्ड फॉर 800। सर जी 500 800। सर जी इसकी वैल्यू क्या है? पर बोतल रिटेल प्राइस उसने दी हुई है इंपोर्टेड शैम्पू बोतल्स की, क्या है सर बताइएगा? कितना है सर? 1900। जी 950,000। जी सर, गुड्स वैल्यूड एट 575 सप्लाइड टू एंड कंज्यूमर। कितना है? 575।
5,000। एक्सपोर्ट कंप्राइज 1500 बोटल्स ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू, इतने की एड डिपार्टमेंट जो एक्सपोर्ट को तो छोड़। अच्छा जी, यहां पर एक चीज नोटेबल है कि ये इंपोर्टेड शैम्पू है ना, इसको नोट करके रखना, चूंकि इस पे टैक्स 25% लगना है, इस पे टैक्स 25% लगना है। मैं इसको भी क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी इनपुट की वर्किंग करनी है, और शायद इनपुट की वर्किंग करते हुए ये उतना सीधा सवाल नहीं है कि 2-3 एडजस्टमेंट और मुझे पता हो गया यार इसके अलावा कुछ नहीं है, 18% लगा के मुकाओ, शायद इसके अंदर कोई और एडजस्टमेंट ना निकल आए। तो मैं तीनों एडजस्टमेंट करके इनपुट, आउटपुट और प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की फिर टोटल करके इसका 18% लूंगा। अभी मुझे इस वक्त वर्किंग करनी है इनपुट टैक्स की। इनपुट टैक्स में क्या शामिल है? रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लायर। अच्छा जी, एग्जाम्प्ट सप्लायर्स का रॉ मटेरियल है, उस पर तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा, लेकिन टैक्सेबल पे तो होगा। रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लायर्स ऑफ, जी जी। उसके बाद आ गया 800 केजी ऑफ डिटर्जेंट परचेज किया, 800 केजी क्या रेट है जी? मोहम्मद अली बैठ जाओ यार जी। रिटेल प्राइस कितना था? 800 मल्टीप्लाई बाय 1200, गुड्स वर्थ रुपीज 3.5 लाख परचेज फ्रॉम खजाना एंटरप्राइज, पेमेंट मेड इन कैश। सर ये तो शामिल, इसको नील कर दें। परचेजेस फ्रॉम टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको तो इग्नोर करेंगे। इंपोर्ट ऑफ 2000 बोटल्स ऑफ शैम्पू फ्रॉम फ्रांस वैल्यूड एट 2 मिलियन, रिटेल प्राइस था 1900। शैम्पू फ्रॉम फ्रांस जी, कितनी बोतल थी? 2000 बोतल्स थी, क्या रेट था? 1900 जी। थ्री 800, इस पर 25% रेट लगना है ना, इंपोर्टेड आइटम है, इस पर 25% रेट लगना है। तो एक बार टोटल में कैलकुलेट कर लूंगा ना, मैं एक बार टोटल में कैलकुलेट कर लूंगा, फिर दोबारा माइनस करके इस पर 25% लगा दूंगा जी। ये हो गया। उसके बाद मशीन की बात करना भाई, इसको करना, एक मिनट है। मशीन की बात, अच्छा मशीन की बात मैं करता हूं। उसके अलावा ये हो गया, मशीन की बात है। सप्लायर्स टू रजिस्टर 500 किट ऑफ शेविंग क्रीम है सप्लाइड फॉर कंजम्पशन ऑन बोर्ड, द किट्स वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रुपीज 4.5 लाख, 1 फरवरी 2024 को। द रिटेल प्राइस ऑफ ईच किट इज 1200। पेमेंट ऑफ दिस किट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब यहां पर मुझे देखना पड़ेगा,
1 फरवरी को पेमेंट की थी, डेज काउंट करेंगे। फरवरी के महीने के हैं कितने दिन? 29 है फरवरी 2024 है, 29 कर लें, मार्च के 31 कर लें, अप्रैल के 30 कर लें, मई के फिर 31 कर लें, जून के फिर 30 कर लें, जुलाई के फिर 31 कर लें। जरा डेज काउंट कीजिएगा, यानी 1 अगस्त से पहले पहले मोर देन 180 डेज हो चुके थे। तो आप पेमेंट फॉर दिस किट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग गुड्स। अच्छा, वो कहता है 4.5 लाख, दीज किट्स वर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर, द रिटेल प्राइस ऑफ दिस किट, ये पेमेंट ऑफ दिस किट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। तो भाईजान अगर पेमेंट आउटस्टैंडिंग है और आपने पेमेंट नहीं की अब तक, तो भाई इसका मसला तो ये है ना कि 180 दिन से ज्यादा हो गए हैं। जब 180 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो इस पर अब आप इनपुट टैक्स क्लेम कर भी नहीं सकते। लेकिन क्या ऑलरेडी आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ है जिसको रिवर्स करना है? 4.5 लाख है, 4.5 लाख की अमाउंट जो ऑलरेडी आपने शामिल की हुई उसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। जी भाई, 4.5 लाख की अमाउंट क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। नहीं कर, अगस्त से पहले, अगस्त की 1 से पहले पहले जो है वो आप करें ना। सर जी हमारा पीरियड है अगस्त का, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक की वर्किंग हम कर रहे हैं ना। अगर 1 अगस्त से पहले पहले 180 दिन पूरे हो गए हैं तो फिर आप उसको रिवर्स कर देंगे। सर समझ रहे हैं? अच्छा जी, ये रिवर्स कर देंगे जी। उसके बाद देखिए इनपुट टैक्स में कुछ और रह गया। एक बार पूरी एडजस्टमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, बस अब प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट और फाइनल वर्किंग है, लेकिन एक बार एडजस्टमेंट सारी अच्छे से गो थ्रू कर लें, कुछ रह तो नहीं गया। जी भाई, सारी एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस कर ली। अच्छा, यहां पर मैंने ये 450 किया, ये 450 नहीं आना। एक मेरी बात सुनो, जब रिटेल प्राइस, जब हमने पैसे दिए 1 फरवरी को, तो वो भी रिटेल प्राइस पर ही दिए होंगे, तो जो रिवर्सल होना है वो भी रिटेल प्राइस पर होना है। 1200 मल्टीप्लाई बाय 500 करके देखिएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 500 करके देखिएगा। सर ये जो जी 6 लाख बन रहा है जी सर, ये 6 लाख लेस होना है। ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट कर लीजिए, मैंने आपको 4.5 रिवर्स करवाया, 4.5 नहीं होना बल्कि 6 लाख रिवर्स होना है। ये क्या है, कौन सी, ये शेविंग किट्स थी यार। जब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं ना और वो थर्ड कैजुअल आइटम होती है, तो हम रिटेल प्राइस पर टैक्स दे रहे होते हैं। जो पॉइंट गलत किया, जो पॉइंट अभी गलती की, वो ये की कि हमने 4.5 लाख का परचेज किया था तो मैंने 4.5 लाख रिवर्स किया। गलत यार, जब बेचेंगे तो भी रिटेल प्राइस पे बेचेंगे और जब खरीदेंगे तो भी रिटेल प्राइस पे खरीदेंगे। ये जो है ना हमने कर दी थी इनकंसिस्टेंसी, या इसको ठीक करने की जरूरत थी, या इसको कॉन्सेप्चुअली आपको मैंने कहा मैं वजह बता दूं। अच्छा, अब ये इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इनपुट टैक्स की? आउटपुट इनपुट की एडजस्टमेंट हो गई, तो फिर अब तीसरी एडजस्टमेंट कौन सी बनती है? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। मुझे बताइएगा कितना था? 2750,000। भाईजान इसमें 10% क्या शामिल था?
इसको डिवाइड कर दूं मैं 1.1 से, जी कितना आ गया 2500। इसका 18% ले लीजिए 450 था। अच्छा जरा देखिए, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, जब मैंने ये 3 वर्किंग कर ली है तो अब कुछ रहना नहीं चाहिए, कुछ रहना नहीं चाहिए। ले सर, इसको टोटल कीजिए, आउटपुट टैक्स कितना बना, इसको टोटल कर लीजिए, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कीजिए। जी एक दो स्टूडेंट्स मुझे और कंफर्म कर दें, फिर मैं फिगर प्लेस करूं। वन 1002400। अच्छा जरा मेरी बात सुनिए, ये आपके पास आ गई टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब आपने हाईलाइट की हुई है वो वाली अमाउंट जिस पर 25% है, टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। कैसे निकालना है, 1002400 माइनस 950 का 18%। अब इसका 18% निकाल लें और 950 का 25% निकाल लें जी। वन 33320। दूसरा निकालिएगा 237500। सर इसको टोटल कर दीजिए 1870820। लो सर, आउटपुट टैक्स तो फारिग कर दिया, इनपुट टैक्स की बात करने लगा हूं। टोटल कीजिए 12860। टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। पता है किस पे रखना है, 1286000 माइनस 380000, इस पर लगना है 18%। जी बताइएगा सर, ये 3.8 मिलियन इंपोर्टेड है ना, जी बताइएगा। सर जी आपने 870000 में से इसमें 380000 किया ऐड और 6 लाख लेस कर दिया। ये वाली फिगर क्या यही आ रही है? प्लीज ये वाली फिगर यही है। इसमें से 3800 माइनस करें, सर जी मुझे कंफर्म यार, अब कैलकुलेशन तो आप कर लो ना। सर 1286000 माइनस 380000 इसको 18% ले लिया, 1630800। अच्छा जी 16 और 380000 पे कितने परसेंट है? 25%। जी 950000। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पे आपके पास आ गया। और ये अब जरा आउटपुट टैक्स की बात करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी अगला पॉइंट ये है, सिर्फ एक ही आइटम एक्सपोर्ट की है, ये वाली आइटम एक्सपोर्ट की
इस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे, चूंकि ये क्या है, ये वाली आइटम आपने एक्सपोर्ट किया, तो इस पर आप इनपुट टैक्स का रिफंड इसलिए नहीं ले पाएंगे कि इसकी तो पेमेंट आपने विद इन 180 डेज की नहीं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आपने शैम्पू इंपोर्ट किया था, उसको एक्सपोर्ट किया। एक ये एक्सपोर्ट की आइटम है और दूसरी एक्सपोर्ट की कौन सी आइटम है? 1500 बोटल्स ऑफ शैम्पू। 1500 बोटल्स ऑफ शैम्पू, एक ये एक्सपोर्ट की आइटम है। तो एडिशनली मैक्सिमम जो है वो ये दो आइटम्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की हैं। अब यहां पर दो आइटम सिर्फ एक्सपोर्ट की हैं। अब एक चीज जो कि किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी 54,000 है, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ रुपीज। जी सर। जी और अब इसके एक एडजस्टमेंट ये वाली जो है, ये हमने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली एडजस्टमेंट जो है वो देखनी है। जी ये इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट है ना 54,000 की। इलेक्ट्रिसिटी बिल था 354,000 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स था। जनवरी 2024 का ये 4,55,000 था। इसका तो आपको हमने बता दिया कि आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो एक यही एडजस्टमेंट थी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में थी। इस एडजस्टमेंट को अब अपोर्शनमेंट की वर्किंग करनी है। सर अपोर्शनमेंट की वर्किंग यहाँ पर इसलिए नहीं होनी बनती कि उसने ना आपको ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन चीजें बताई हैं। जो चीज थोड़ी सी ट्रिकी थी ना इस सवाल में, टोटल दो एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन। एक कौन सी है? शेविंग वाली, शेविंग क्रीम। इसका इनपुट टैक्स आपने क्लेम ही नहीं किया। ठीक हो गया। दूसरी कौन सी है? 1500 बोटल्स ऑफ शैम्पू। इसका आप इनपुट टैक्स क्लेम करके वहां पर जेड वाली जगह पर लिख लेंगे बस। तो अब बाकी जितना भी परचेजेस किए हैं, जो सब कुछ किया है, वो किसके लिए किया है? वो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए किया है। तो इसमें सिर्फ दो ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट की हैं और उन ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जितनी परचेजेस होंगी उस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे। बाकी सब कुछ आपका टैक्सेबल के लिए होगा। जो दो ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट किए उसके अगेंस्ट आप जो है ना वो एक्सपोर्ट रिफंड क्लेम कर लेंगे। जरा यहां पर बता दीजिए, अगर मैं इस सवाल को करूं 1870820, जी बताइएगा। तो सर अगर 1630800 भी आ गया, 1630800 18% पे आ गया, 380000, इसके बाद यहां पर सेल्स टैक्स नहीं आएगा सर। सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सर उसने इलेक्ट्रिसिटी पे सेल्स टैक्स 54,000 बताया है ना, वो यहां पर लिख दीजिए। अगर तो वो आपको अमाउंट कहता तो यहां पर लिखते, अब उसने टैक्स कहा है तो वो टैक्स में ऐड होगा, 54,000 टैक्स में ऐड हो जाएगा। इस सब को टोटल करें सर, इस सब को टोटल कर दीजिए। 2634,800। इसमें से ये जो है ले सर, आउटपुट टैक्स की वर्किंग है 1870820, यही है सर। लिख दूं यहां पर 1870820। इनपुट टैक्स कितना है भाई को? ब्रॉड फॉरवर्ड है
फॉर द पीरियड देखिएगा सर जी, आपने इनपुट टैक्स कितना दिया 2634,800, ये टोटल इनपुट टैक्स है सर। असल में देखो ना, अब ये जो 25% है ये तो आपने शैम्पू वाले हैं, जो शैम्पू है उसका ये आपने 25% लिया हुआ। अब इस शैम्पू में 75% शैम्पू था, टोटल 2000 बोतलें, उसमें से जो 1500 बोतलें थी वो आपने एक्सपोर्ट की हैं और 500 बोतलें आपने लोकल मार्केट में सेल की हैं। जो 500 बोतलें आपने लोकल मार्केट में सेल की हैं उसका इनपुट टैक्स यहां पर लेंगे, और जो बोतलें आपने एक्सपोर्ट की हैं उसका इनपुट टैक्स आप यहां पर नहीं लेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जरा मुझे बताएगा 950 का, इसको भले 1500 बाय 2000 कर लो और ये 500 बाय 2000 कर लो। जी सर बताइएगा मुझे। 25% 237,500 ये शामिल होना है, और दूसरा 712 इसका एक्सपोर्ट रिफंड मिलना। जी सर, इसका एक्सपोर्ट रिफंड मिलना। एक बार जल्दी से ये वाली एडजस्टमेंट आप खुद देखिए, आपने इस सवाल में जो शैम्पू की बोतल्स हैं उसकी एडजस्टमेंट देखनी, जल्दी से जरा देख लीजिए। सवालों में सबसे मुश्किल सवाल वो हो जाता है जिसमें ट्रांजैक्शनल चीजें होती हैं। इस सवाल की मुश्किल ये है कि इसने ट्रांजैक्शंस आपको बताई हैं। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी था, यस आई एग्री, लेकिन पता नहीं इतना मुश्किल नहीं था कि बीवी का गुस्सा निकल जाए। रिटेल प्राइस है ना यार, रिटेल प्राइस तो वही लगती है ना, रिटेल प्राइस तो एक ही, इंपोर्ट पे भी वही लगेगी, एक्सपोर्ट पे भी वही लगेगी। ये वाला पॉइंट दोबारा समझा। जी सर, सर जी एक स्टूडेंट ने कहा है ये वाला पॉइंट दोबारा बताएं। अच्छा बेटे मेरी बात सुने, चूंकि देखें हम अपोर्शनमेंट वहां करते हैं जहां मुश्तरका कॉमन चीजें हो। अब इस सवाल में एक डिफरेंट बात यह है कि यहां पर ट्रांजैक्शंस हैं। जब आपने देखा शेविंग क्रीम की बात आई, शेविंग क्रीम एक्सपोर्ट हो रही थी, इनपुट टैक्स क्लेम होना था, इसलिए नहीं हुआ कि वो 180 दिन बाद पेमेंट की। दूसरे नंबर पे शैम्पू की बोतल एक्सपोर्ट होनी, यार यही दोनों चीजें एक्सपोर्ट की थी। इस सवाल में मुश्किल बात यह थी कि ट्रांजैक्शंस थी। जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो फिर कॉमन इनपुट टैक्स की बजाय हम अपोर्शनमेंट की बजाय एलोकेशन करते हैं। यार अगर आपको पता चल रहा है कि ये शैम्पू ही सिर्फ एक्सपोर्ट किए हैं और शैम्पू इतने के खरीदे थे, तो जितने के शैम्पू खरीदे थे उतने का इनपुट क्लेम कर लो, खत्म। यार पॉइंट समझ आ रहा है? इतने के शैम्पू एक्सपोर्ट किए हैं, जितने के शैम्पू खरीदे थे उस पर जो इनपुट टैक्स दिया था वो रिफंड ले लो, बस बाकी सब कुछ वैसे ही चलाओ। अच्छा जी,
इस 2634,800 के अंदर से हम क्या कर लो, 7,12,500 जो है वो एक्सपोर्ट रिफंड है, वो लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, करना जरा। 19222300। सर ये है हमारे पास एक्चुअल में इनपुट टैक्स जो इस पीरियड का है। आपने कहा सर ये दोबारा बता दें, उसने आपको वाजे तौर पे बताया कि फ्रांस से 2000 बोतलें इंपोर्ट की थी, 500 बोतलें क्या कर दी, लोकल मार्केट को भेज दी, और 1500 बोतलें क्या कर दी, एक्सपोर्ट कर दी। तो जो एक्सपोर्ट की है उस पर क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा, और जो लोकल में बेची है उस पर क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट मिलेंगी। तो ये 950 में 7,500 रिफंड था और ये लोकल सप्लाईज पर था। इसको मैंने 273500 ऐड कर लो या 7,7712500 लेस कर लो, एक ही बात है, 19222300। ये हमारा इस पीरियड का बनता है 19222300। लो सर, इसको कंपेयर किससे करना है, 90% ऑफ आउटपुट 18708। जैसे ही मैंने लिखा आंसर क्या आया, 1683738। जैसे ही मैंने देखा ये कम है, ये 1683738 लिखा, साथ ही कैरेट फॉरवर्ड इनपुट टैक्स लिख दिया। कितना है, 19222300 माइनस 1683738 जी, 23856 ये हो। हाँ भाई, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की वर्किंग क्या है, $450 कहाँ, ये लिखी हुई है 450। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट 450 आ गया। अच्छा, जब ये देखा तो ये 16 और 4 20 है और ये 18 है, तो यहां पर क्या, ये तो नजर आ रहा है, ये क्या है, सेल्स टैक्स रिफंडेबल। जी कितना आएगा, 262918। ये आ गया सेल्स टैक्स रिफंडेबल। इसके बाद क्या करेंगे, फर्दर टैक्स कितना है, 4%। किसको लगाना होगा सर जी, फर्दर टैक्स तो लगेगा सप्लायर्स टू एंड रजिस्टर्ड पर्सन में 500 बोतलें शैम्पू की हैं, थर्ड स्केड्यूल आइटम है, थर्ड स्केड्यूल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगता, और वो एंड कंज्यूमर है, फर्दर टैक्स लगेगा ही नहीं। और क्या आ गया इसमें, एक्सपोर्ट रिफंडेबल। एक्सपोर्ट रिफंडेबल कितना बना सर, वो मैंने निकाला हुआ है 712500। डन है सर जी। अच्छा, अब आपको मैं एक ट्रिक और बताने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपको वो सवाल में इस तरह से ट्रांजैक्शंस दे, अब इस सवाल की एक डिफरेंट बात है कि इसने आपको कहीं परचेजेस दी हैं। अब आज तक जितने भी सवाल किए आप क्या करते थे, आप पता है क्या करते थे, आप ये करते थे कि परचेजेस दी होती थी, सप्लाइज टू, सप्लाइज फ्रॉम, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, नीचे लिखता था सप्लाइज में ये शामिल है, लिखता था। यहां पे इसने ऐसी कोई बात नहीं की, इसने ट्रांजैक्शन ही गिनती की हैं। सर मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, उसने टोटल 6 चीजें बेची हैं, 6 खरीदी हैं। अब इस 6 चीजें बेची और 6 खरीदी हैं,
तो अब इसके अंदर अपोर्शनमेंट तो वहां होता है जहां कॉमन हो, जहां पता ना हो। अब यहां तो आपको पता है कि आपने शैम्पू खरीदा कितने का है, शैम्पू बेचा कितने का है, पता है ना। तो जब शैम्पू की आपको सारी डिटेल पता है कि भाई शैम्पू असल में 38 लाख का खरीदा और शैम्पू हमने इस 2000 शीशियां खरीदी, 1500 एक्सपोर्ट कर दी, 500 लोकल मार्केट में भेज दी। अब यहां पे अपोर्शनमेंट नहीं बनती। अपोर्शनमेंट वहां पर बनती है जहां पर वो लिखे कि शैम्पू बहुत ज्यादा खरीदा था, कुछ शैम्पू बेच दिया, कुछ शैम्पू लोकल मार्केट में बेचा, कुछ एक्सपोर्ट किया, और वो आपको कुछ ना बताया कि कितना बचा कितना नहीं बचा। यहां पर तो 2000 शैम्पू खरीदे, 500 लोकल मार्केट में बेचे, 1500 एक्सपोर्ट किए। यहां पर आप अपोर्शनमेंट नहीं लगाएंगे, यहां पर आप क्या करेंगे, एलोकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एलोकेशन ये कहती है कि भाई ये टोटल इनपुट टैक्स था, 75% या 1500 बोतलों का तुमने रिफंड लेना है और 500 बोतलों को तुमने इनपुट के साथ एडजस्ट करना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये असल यहां पर गेम थी। उसके अलावा सवाल में जब हम करते जा रहे थे, आइडेंटिफाई करना था 25% वाली कौन सी आइटम्स है। मैं इसलिए इस सवाल को अच्छा रैंक कराता हूं, इसलिए मैंने ये वाला सवाल कराया है कि ये आज तक जितने सवाल हैं उसमें सबसे मुश्किल सवाल है। एक ये और एक मेहरबान वाला, मेहरबान वाला। लेकिन मैं इसको इसलिए ऊपर रैंक करता हूं कि मेहरबान वाले में एक एडजस्टमेंट ट्रिकी थी, इसमें 2-3 ट्रिकी हैं। सबसे पहले इसने कुछ आइटमें ऐसी डाली हैं जिसमें 25% टैक्स लगना। तो जब आपने परचेजेज या सेल को नोट करना है तो 25% वाले को अलहदा से हाईलाइट कर देना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। और फिर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसको शामिल करना है, लेकिन 25% का अलहदा और 18% का अलहदा टैक्स निकालना है। आउटपुट में भी इनपुट में भी पहला काम। फिर दूसरे नंबर पे अगर ट्रांजैक्शनल बात हो रही होगी, अगर ट्रांजैक्शंस होंगी तो फिर वहां पर अपोर्शनमेंट का रूल नहीं लगता बल्कि एलोकेशन लगता है। आपने 2000 बोतलें शैम्पू की इंपोर्ट की, 1500 एक्सपोर्ट कर दी, तो जब इंपोर्ट की तब भी टैक्स दिया, जब एक्सपोर्ट की तो भाई उन इंपोर्ट पर जितना सेल्स टैक्स दिया उसको सारे को नोट करें और उसमें से 1500 बोतलें जो आपने एक्सपोर्ट की हैं उतने का रिफंड क्लेम करें। यहां पर अब अपोर्शनमेंट होनी ही नहीं है। समझ गए? ये दो बातें यहां पर बड़ी क्रूशल थी। एक 25% वाला भी आया है और दूसरा भी आया, उसको सवाल को हल कैसे करना। दूसरा जब ट्रांजैक्शंस हो तो अपोर्शनमेंट नहीं करते बल्कि एलोकेशन करते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ें। 2000 बोतलें खरीदी, 1500 एक्सपोर्ट की, 500 लोकल मार्केट में बेची। 2000 बोतलों पर जितना टैक्स दिया, 1500 पर 1500 का टैक्स क्या होगा, रिफंड होगा। 500 का टैक्स क्या होगा, एडजस्ट होगा। पॉइंट समझ रहे हो? ये देखो मैंने 500 बोतलों का टैक्स एडजस्ट किया है और इसको क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट रिफंड कर दिया। सर ऐसे करना था। बहरहाल आई वुड एडवाइज एवरीबडी कि एक बार घर जाके आपने ये सवाल दोबारा जरूर कर लेना। डन हो गया सर जी? कोई सवाल पूछना तो पूछिए। सर जी 2 अनरजिस्टर्ड बंदों को बेचा। एक वो था जो थर्ड कैजुअल आइटम थी, थर्ड कैजुअल आइटम में फर्दर टैक्स नहीं लगता, और एक वो था जिसको बेचा वो एंड कंज्यूमर था। अगर एंड कंज्यूमर को बेचे तो फर्दर टैक्स, इस वजह से फर्दर टैक्स इस सवाल में था ही नहीं। डन हो गया सर जी? ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैंने आपको सबसे मुश्किल सवाल जो आज तक आया है वो करवा दिया है। मकसद कि यार आसान सवाल तो आप खुद भी कर लेंगे, मुश्किल सवाल कराऊं। और ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन जो सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आज आपको सिखाया है अपोर्शनमेंट से आगे बढ़ के। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।